टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी की का हो गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की नई केमिस्ट्री कुछ बन रही है? महाराष्ट्र में बिगाड़ने वाली है राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का गणित। मोदी के कान में शरद पवार ने क्या कहा? सियासत के दो धुरंधरों के बीच क्या बातचीत हुई? कल दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जो तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के लिए एक खास सम्मान, एक खास जेस्चर दिखाया। शरद पवार को कुर्सी पर बैठने में मदद की, पानी का ग्लास ऑफर किया। शरद पवार के लिए प्रधानमंत्री के इस जेस्चर को पूरा हॉल देख रहा था, हम भी देख रहे थे। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दोनों के हाव भाव, भाषण, एक दूसरे के साथ ये दोस्ताना व्यवहार, ये चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल ये उठने लगे, क्या मोदी और शरद पवार करीब आ रहे हैं? क्या दोनों की ये केमिस्ट्री महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया खेल करने वाली है? और जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूं, उस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। एकनाथ शिंदे के तेवर भी आजकल कुछ अलग नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर क्या सियासी तांगा पलटने की जो बात कर रहे हैं, वो ये किसे मैसेज करना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे ने जो कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मोदी और पवार की इन तस्वीरों पर आप गौर से जरा नजर डालिए और फिर इसके सियासी मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौंगावकर जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। तस्वीरें तो आपने भी देखी होगी, यूं चेयर का पीछे की तरफ खिसका देना, फिर ये देखिए जिस तरीके का जेस्चर है। और देखिए ये होना चाहिए, ये व्यवहारिकता है, ये जेस्चर, लेकिन हर चीज के पॉलिटिकल मायने तो निकाले जाते हैं। तो चर्चा यहीं से शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर वो सियासी तांगा पलटने वाली बात होगी। पहले तो इसी जेस्चर पर बात, विजय जी। देखिए मीनाक्षी जी, सियासी इसका जो जेस्चर है वो तो समीर जी ज़्यादा बेहतर समझाएंगे क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री जी और शरद पवार दोनों को देखें तो दोनों लोग राजनीतिक रिश्तों को निभाते रहे। रिश्तों में राजनीति को उस तरह से कटुता के साथ नहीं चलते, एक आध कुछ एक्सेप्शन यदि छोड़ दें हम तो। शरद पवार तो मतलब उस राजनेताओं में से जिनके किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से शायद कोई झगड़ा नहीं रहा हो। और प्रधानमंत्री जी और शरद पवार के बीच के रिश्ते भी हमेशा ही मधुर रहे, बल्कि जब जब हुआ कि ये सरकार बन गई है, एनसीपी टूट गई है, उसके बाद भी शरद पवार की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो रही है। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस दिन मुलाकात हुई उसके बाद कोई टूट के नया राजनीतिक समीकरण बन रहा हो, ऐसा नहीं है। और शरद पवार जी को छोड़ दूं तो प्रधानमंत्री जी का ये जो जेस्चर है, ये उनकी व्यक्तिगत विशेषता के तौर पर मैं देखता हूँ। वो सामान्य तौर पर कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर उसको निभाते हैं, शिष्टाचार को निभाते हैं। नहीं तो मतलब इसमें ये केवल शिष्टाचार है, दोनों के बीच में बातचीत, ये केवल शिष्टाचार है। लेकिन क्या अंदर राजनीति हो रही है? मैं आ रही हूँ उसके लिए फिर समीर जी के पास। इसीलिए मैंने कहा कि वो समीर जी आपको बता सकते हैं। एक और रिएक्शन इसलिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि जो हम पीछे की कहानी जो समझने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में, इधर मोदी और शरद पवार मुलाकात कर रहे हैं, मंच पे एक साथ हैं, तो उधर महाराष्ट्र में एनडीए के पार्टनर और फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तांगा पलटने की बात कर रहे हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो उनकी बात समझ ही रहे होंगे। अब वो क्या समझ रहे हैं हमें भी वो समझना होगा, लेकिन पहले उनका बयान हम सुनते हैं। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। अब देखिए शिंदे साहब किसे समझाना चाहते थे, वहां तक तो ये मैसेज पहुंच ही गया है। और शिंदे सियासी तांगा पलटना जानते हैं और वो ऐसा पहले कर भी चुके हैं। एकनाथ शिंदे की पॉलिटिक्स पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने भी जो कहा वो भी सुनने लायक है, वो भी आपको सुनाती हूँ। कल उनके कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। ये तो सबने देखा है कि एकनाथ शिंदे तांगा पलटना तो जानते हैं।
शिंदे की यही यूएसपी है, वो बाजी पलटना जानते हैं, विधायकों को तोड़ना जानते हैं, उद्धव ठाकरे को धोखा देना जानते हैं। उन्होंने उद्धव के विधायक तोड़े, कुर्सी छीनी, मुख्यमंत्री बन गए, सिंबल छीन लिया, पार्टी छीन ली। इसलिए शिंदे की ये बात सही है कि उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन शिंदे ने ये बात किसके लिए कही? कुछ लोग उनके बयान को उद्धव ठाकरे की बातों का जवाब मान रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शिंदे की बीजेपी को चेतावनी है कि उन्हें ज्यादा न छेड़ें, वरना वो इस सरकार का तांगा भी पलट सकते हैं। पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार मजबूत है, शिंदे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर सरकार चला सकती है। अजित पवार फडणवीस के साथ डटे हुए हैं और यह बात शिंदे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो इस तांगे को पलटने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तांगे में बैठे रहेंगे और पूरा मजा लूटेंगे। जो बात रजत जी कह रहे हैं सुमीर जी, मैं उसी नोट से आपके पास आती हूँ। देखिए, ये बात तो एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों बने, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के थे, ज्यादा ताकत इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये सियासी तांगा पलट कर भी वो हासिल क्या कर पाएंगे? देखिए, रजत शर्मा सर ने बहुत अच्छे से महाराष्ट्र की राजनीति को बता दिया कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों साथ में, और ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे सरकार पलटने की स्थिति में नहीं है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कब सरकार पलटी महाराष्ट्र की? एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ सरकार तब पलटी जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। जब वो यहाँ से सूरत गए भारतीय जनता पार्टी के इसमें, वहाँ से उनको आसाम हेमंत विश्व शर्मा के पास भेजा गया और आसाम में जब वो अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे, उसका वीडियो भी आया था, तब वो ये कहते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। तो वो ताकत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का कर रहे थे कि उनकी हमारी ताकत है, और वही ताकत थी जिसने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। वही ताकत थी जिसने जो उप मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में थे उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया। और वही ताकत थी कि जिनके नाम पर जब विधानसभा चुनाव हुए तो 132 भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। एकनाथ शिंदे 52 विधायक लेकर आते हैं। अजित पवार जो लोकसभा में सिर्फ एक सीट जीतते हैं रत्नागिरी रायगढ़ की, वो 40 से ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं। तो ये अजित पवार भी जानते हैं और ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में उनका जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे किसे कहना चाह रहे थे? निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे ये जो संकेत दे रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस के लिए दे रहे होंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है, वो पलटेंगे। अब उद्धव ठाकरे से आप सब कुछ लेकर आ गए, उसके पास 15 एमएलए बचे हुए, 8 सांसद बचे हुए, ज्यादा आप क्या करोगे? इनको 2-4 सांसद और तोड़ लोगे। सत्ता तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ना। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद एक से एक फैसले लिए हैं, एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि जो मेरा 2.5 साल का रुतबा था मुख्यमंत्री के रूप में वो खत्म देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। और देवेंद्र फडणवीस 5 साल लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें पता है प्रशासन कैसे चलाना है, सहयोगी दलों को कितना स्पेस देना है। एकनाथ शिंदे को उन्होंने वही किया है। उनके जो विधायक थे जब उनके साथ छोड़कर गए थे, उनको जो वाइस कैटेगरी की सुरक्षा दी थी वो विड्रॉ कर ली। चुनाव सांसद जो आप ये कह रहे हैं कि इतना तो तय है कि एक कोल्ड वॉर तो चल रही है। अगर कोल्ड वॉर नहीं होती तो इसमें विरोधियों को तो इसमें क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे? जैसे समीर जी भी कह रहे हैं, विनोद जी, कि इसमें वो उद्धव ठाकरे को क्या संदेश देखिए, एकनाथ शिंदे सरकार के ही एकनाथ शिंदे, सही बात है कि वो शरद पवार या उद्धव ठाकरे को कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, ना कांग्रेस को दे रहे हैं। वो संदेश दे रहे हैं सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन एकनाथ शिंदे के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई इस तरह का बयान देने की, तांगा पलटने की? महत्वपूर्ण ये है, जिस ताकत की बात समीर जी कर रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कहा कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो क्या अभी भी उस ताकत का कोई हिस्सा उनके साथ है? ये प्रश्न है। वरना एक ऐसी सरकार जिसके पास 232 विधायक हों 288 में जी, और जो देवेंद्र फडणवीस 132 विधायकों की पार्टी के नेता हैं बीजेपी के, उनका तांगा पलटने की हिम्मत एकनाथ शिंदे कैसे कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे का तांगा इसलिए पलट पाए थे एकनाथ शिंदे कि उद्धव ठाकरे के पास 55-56 विधायक थे और बाकी कांग्रेस और एनसीपी के थे, और उनको दिल्ली से ताकत मिली, उन्होंने 22 विधायक तोड़ना शुरू किया और टूटते तो चले गए। और उनको सूरत में शरण मिली, उनको आश्रय मिला वहाँ गुवाहाटी में हर तरह से, और पूरा प्रोटेक्शन मिला केंद्र सरकार का। आज वो प्रोटेक्शन को कहां से मिल रहा है? तो सीधे एक और सवाल के साथ आप ही के पास आ रही हूँ। इसका मतलब क्या ये है कि जो ताकत पहले उनके साथ थी वो ताकत आज भी उनके साथ है, बस मैसेजिंग देवेंद्र फडणवीस के लिए है? नहीं, वो ताकत पूरी तौर से उनके साथ है या उसका कुछ हिस्सा उनके पास है, उनके साथ है।
ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के समीकरण, मुंबई के समीकरण, इन समीकरणों के बीच में बहुत कुछ है बिटवीन द लाइंस। वही बहुत कुछ की तो कहानी जाननी है सर। आप ये बताइए कि जब महाराष्ट्र में 232 सीटें आ गई महायुति की, तो भी मुख्यमंत्री का फैसला करने में इतना समय क्यों लगा था? और एकनाथ शिंदे रूठे रूठे क्यों सतारा चले गए थे अपने गांव? क्यों लग रहा था कि शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनके पीछे कोई बैकिंग होगी ना पॉलिटिकल। अदरवाइज एकनाथ शिंदे अकेले तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, दो बातें हैं। एक तो जो उनका बयान ये जो मेरा सवाल था कि ये पूरी सरकार के लिए मैसेजिंग नहीं है, केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए मैसेजिंग है देवेंद्र फडणवीस। देखिए, एक बात तो ये समझने की कि तांगा पलटने का तो एक बयान, अच्छा बयान है करने के लिए, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा गंभीर मसला मानता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। ये गंभीर मसला है, समझे? पर दिल्ली की शपथ ग्रहण में वो मौजूद थे। नहीं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र साहित्य लेकिन सम्मेलन इसको ये समझना, एनडीए की बैठक में थे, लेकिन मैं बताऊं कि नहीं, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझना कि ये बुलाए गए दिल्ली की जो पावर है भारतीय जनता पार्टी की, वो एकनाथ शिंदे की बजाय, देवेंद्र फडणवीस के बजाय एकनाथ शिंदे के साथ होगी, ऐसा कतई सोचने की आवश्यकता नहीं। मतलब इसमें तो कोई, मैं वो नहीं देखता कि, और उसमें भी यदि दो ताकत आप मानते हो, टू पावर सेंटर दिल्ली के, सीधे बोलूं तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, तो दोनों में से एक भी आदमी यदि कभी चुनना होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रहेंगे। इसमें कोई शक उस तरह का नहीं होना चाहिए। उनकी नाराजगी देवेंद्र जी के साथ हो सकती है, उसको दिखाने के लिए कई बार होता है ना कि अपना अपना, भाई मेरी भी दुकान है, मेरे पास भी एमएलए है, वो है, और एक दुख तो हमेशा रहेगा ही कि मुख्यमंत्री पलट देने जैसा ये बयान बहुत बड़ा बयान है, और पिछला इतिहास याद कराते हुए वो ये बात हल्के में मत लेना। तो वो देवेंद्र जी को थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई हमारा भी ध्यान रखिए, इस तरह से इग्नोर मत कीजिए। ये कोई बात नहीं है कि मुझे इग्नोर करके आप चलेंगे। लेकिन जो रथ है, महायुति का जो रथ है, उसके 3 घोड़े हैं, है ना? उन 3 में से 2 घोड़े जिधर रहेंगे, तांगा उसी का चलेगा। और जाहिर है कि जो एनसीपी का जो घोड़ा है वो पूरी तरह से बीजेपी के घोड़े के साथ है। देख, और बीजेपी का जो घोड़ा है वो, ये दोनों तो हो सकता है देसी घोड़े हों, वो बिल्कुल अरबी घोड़ा है 132 सीटों के साथ। तो इतना भी आसान है, अगर ये दोनों एक साथ भी हो जाएं तो भी उस तांगे पर अड्डा उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर बहुमत के साथ बहुत कम है। अगर इस तरह की कल्पना, हालांकि कल्पना भी बेकार की बात है, इस तरह की कल्पना करना, ये विशुद्ध रूप से एकनाथ शिंदे का दबाव का एक बयान है। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, मेरा मतलब किसी नेता विशेष से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम ऐसे नेता हैं जो फडणवीस जी के को लेकर के असहज रहते रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का समर्थन हो सकता है। जो मैं टेक अवे में दो डिस्कशन में मैं उसी के साथ सर आपके पास आ रही हूँ कि पहला टेक अवे तो ये है कि सरकार ना गिरने जा रही है और ना एकनाथ शिंदे खुद सरकार गिरा देने की स्थिति में है। पहली बात तो ये है, ये बड़ी क्लियर है। और उनका सीधा सीधा एक संदेश ये था, जो आप दोनों की बातों से मैं समझ पाई, कि वो एक इशारा देना चाहते हैं, हम भी आपके साथी हैं, हमारे साथ आप हमारा ख्याल रखिए। देखिए, जब टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। देखिए, जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए कहा था मेरे परम मित्र। तो उन्होंने संकेत दे दिया था कि महाराष्ट्र का भविष्य किसके हाथ में जाने वाला है। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे दिल्ली में रुककर अपने बेटे जो सांसद है कल्याण डोंबिवली से श्रीकांत शिंदे, उसके घर पर 4 दिन रुके, अमित शाह से मिलते रहे, जेपी नड्डा से मिलते रहे, मोदी जी का संदेश भिजवाते रहे कि चलो आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन कम से कम गृह मंत्रालय मुझे दे दो। गृह मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को नहीं दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते रहे कि चलो मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं गृह मंत्री नहीं बना। लेकिन आप कम से कम 5 साल की सरकार थोड़ी ना है, उसके बाद भी तो कभी ना कभी चुनाव होगा। मैं तो उस भविष्य की भी बात करते हैं। अमित शाह जी कह चुके हैं ना उसके लिए। अमित शाह ने ये एकनाथ शिंदे पर कितना भरोसा किया जा सकता है, बीजेपी कितना इनके ऊपर भरोसा कर सकती है। और दूसरी बात ये भी कि भाई अजीत पवार के साथ, अभी जैसे इसी चर्चा में आप लोग ही कह रहे हैं, अजीत पवार से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, वो घोड़ा एक ही है जो बीजेपी के साथ ही चल रहा है। लेकिन क्या कुछ अभी से एकनाथ शिंदे ने भविष्य कुछ टटोलना शुरू कर दिया है? देखिए, अमित शाह का भाषण या अमित शाह का जो कार्यकर्ता को जो संबोधित कर दिया विधानसभा चुनाव के पहले जब महाराष्ट्र गए थे, अमित शाह ने कहा था 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी
और हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाएंगे। 2029 में हमें किसी भी गठबंधन सहयोग की जरूरत नहीं रहेगी, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया था। और 2029 में तय कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और सहयोग को लगभग 2029 में खत्म करने की स्टेज में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले, बीएमसी का चुनाव वो अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने एकनाथ शिंदे को स्पष्ट बोल दिया है कि आप ठाणे के नेता और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका हिस्सा रहेगा। आपका बेटा डोंबिवली से सांसद है, कल्याण से लगा हुआ, वहां आपका हिस्सा रहेगा। अजित पवार से कह दिया है कि आपकी पत्नी चुनाव हार जाती है लोकसभा का बारामती से आप विधायक हो, बारामती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको थोड़ा स्पेस दिया जाएगा। बाकी महाराष्ट्र की जितनी कॉर्पोरेशन है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और कहीं जरूरत होगी तो आपको कहीं एडजस्ट कर देगी। मतलब संदेश साहब है कि अब हम आपको बहुत ज्यादा स्पेस देंगे नहीं, आपकी जितनी क्षमता थी, जितना आपका राजनीतिक स्पेस उतना दे दिया। वो अपने उसी राजनीतिक स्पेस के लिए ये बयान दे रहे हो सकता है यही संभावना है। सर मुझे अब एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। कहानियां बहुत सारी हैं। तो थोड़ा सा तो नाराज होने का स्पेस दिया कीजिए, बच्चे भी तो गुस्सा हो ही जाते ना, तो घर थोड़ी छोड़ के जाते हैं। बच्चों से आपने तुलना कर दी? बच्चे मतलब परिवार के सदस्य है, 2 भाई है, तो वो परिवार थोड़ी छोड़ के जाते हैं हर बात पे नाराज होकर। भाई शिंदे साहब के सिक्योरिटी हटा ली गई तमाम सारे उनके विधायकों की, उनके सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बिना अनुमति के उनके कोई प्रोजेक्ट नहीं होंगे सैंक्शन, तो शिंदे साहब भी तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना। देखिए कोल्ड वॉर है ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। वेलकम बैक, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, और अब बात होने जा रही है दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुलाकात की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। सीएम बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, अपना चार्ज संभाल लेने के बाद ये पहली मुलाकात है बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए। जब वो मुलाकात करने के लिए जा रही थी तब उस वक्त भी वो कह रही थी कि जितनी भी बहनों ने मेरा साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया है, उन सब की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने जा रही हूँ और मेरा पूरा लक्ष्य रहेगा कि जितने वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएं। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, और दिल्ली की कमान संभालने के बाद ये मुलाकात, और मुलाकात के पहले से ही आप देखें जितने मंत्री हैं वो पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर रेखा सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात की, मैं उस जो 48 घंटे में अभी तक जितना भी काम दिल्ली सरकार ने किया है या फैसले लिए हैं उस पर हम चर्चा करें उससे पहले विनोद जी, ये तस्वीर प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की मुलाकात, ये स्वाभाविक है। देखिए आमतौर पर तो ये एक प्रोटोकॉल भी है, कोई भी मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण के बाद वो दिल्ली आके प्रधानमंत्री से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों आमतौर पर। और ये तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री स्वयं उनके शपथ ग्रहण में मौजूद थे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से उनका मिलना कोई अस्वाभाविक नहीं है। न मिलते तो अस्वाभाविक होता, इसलिए मुझे लगता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा संकेत यह है कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री जी से जब मिली होंगी तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा होगा कि भाई दिल्ली के लिए काम करिए और हम पूरी तरह आपका समर्थन करेंगे, सहयोग देंगे, जो भी केंद्र सरकार से हो सकता है उन्होंने भरोसा मांगा होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक साथ मिले हैं, स्वाभाविकता के साथ साथ आवश्यकता भी थी एक दूसरे के साथ मिलने। अब देखिए ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एलजी जो कि कहते ही हैं कि भाई वो टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स पब्लिक उस तरह से काम करते हैं, और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पर हैं, एक एक चीज का खुद अवलोकन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, कहाँ क्या कमी है सब नोट किया जा रहा है। तस्वीरें मैं एक एक करके सबकी आपके सामने रख रही हूँ। 24 तारीख से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 25 तारीख को सदन में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली में करप्शन की फाइल भी खुलेगी, एक एक चीज की जांच होगी, यानी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि जब कैग रिपोर्ट खुलेगी, घोटालों की बात होगी, तो सबसे ज्यादा समस्या तो पिछली सरकार को ही होगी और उनके नेता को होगी। तो सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास कितना समय है, क्या एक बार फिर से उनकी जेल जाने की तारीख नजदीक आ गई है। एक एक करके हम पहले सभी नेताओं के रिएक्शन आपको सुनाते हैं और फिर इस पर चर्चा शुरू करेंगे। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को
फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सारी रिपोर्ट आ जाएगी ना मेरे पास तो उसके जवाब मैं आपको थर्सडे को दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है और इन्होंने क्या नेक्सस फैला रखा था, वो सब कुछ मैं आपको जवाब दूंगा। और बिना कागज के आधार पे बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन हालात दिल्ली के बहुत खराब कर रखे थे, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे किसी पानी की बात हो, चाहे रोड की बात हो। हॉस्पिटल को सुधारना के लिए हम वचनबद्ध हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। ये तीनों नेताओं के जो हमने अभी मंत्रियों के बयान सुने, विजय जी, उन बयानों को सुनकर तो ये समझ में आ ही रहा है कि पहले जो हुआ है उसकी रिपोर्ट निकाली जाएगी और उसके बाद जो आगे होना है सो तो होगा ही। बजट की कोई कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी को डरने की जरूरत है? देखिए, लैंड ऑफ लॉ पर चलना एक अलग चीज होती है, एक होता है वेंडेटा पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो कैग रिपोर्ट लेकर ही आना चाहिए। वो तो अरविंद केजरीवाल सरकार को रख देना चाहिए था। वो रिपोर्ट आ जाएगी तो साफ होगी स्थिति और उससे सरकार को भी एक कारण मिलेगा उस सरकार के खिलाफ जो पिछली सरकार में जो काम हुए उस पर कार्रवाई करने का। हालांकि कैग रिपोर्ट से नहीं होता, उसके बाद जिस तरह से जांच कमेटी बनाकर जो भी एक्शन लेना है वो करे। लेकिन अभी दिल्ली की जनता क्या चाहती है? काम। दिल्ली की जनता को काम चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी काम चाहिए। मुझे लगता है जब आज मुख्यमंत्री रेखा जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की होगी तो प्रधानमंत्री ने भी कहा होगा कि दिल्ली की सूरत बदलने के लिए, दिल्ली में डिलीवरी पर, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी को जितना समझता हूँ वो डेवलपमेंट और डिलीवरी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो उस पर काम करें। अभी तो शायद आज पहली मुलाकात हुई है, तो क्योंकि अभी जब कैबिनेट होगी और 24 फरवरी से बजट सेशन शुरू होगा दिल्ली का, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की पहली गारंटी पर काम करना है रेखा जी को, महिला सम्मान योजना का 2500 रुपए देने का, और दूसरा यमुना की सफाई का, वो काम दिल्ली की सफाई के साथ साथ तो डिलीवरी पर वो काम करें। और ये कैग रिपोर्ट रखनी चाहिए, उसको सामने आना चाहिए। जो काम हो, ऐसा भी ना हो कि केजरीवाल साहब शीला दीक्षित के जमाने में कह रहे थे उनको जेल भेजने का, 11 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जेल तो छोड़ो, एफआईआर तक नहीं, एफआईआर भी नहीं हुई। लेकिन अभी ये मौका, दूसरा मौका, इसको ऐतिहासिक मौके के तौर पे देखिए कि पिछले 10 साल कन्फ्लिक्ट में निकले, उसके लिए कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, सेंटर वर्सेस स्टेट रिलेशनशिप है। पुरानी बात हो गई। शीला दीक्षित के वक्त में यूपीए सरकार और शीला दीक्षित सरकार एक सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वैसा का वैसा मौका दूसरी बार आया। आज भी टाइम देखिए, शीला जी के टाइम अटल जी की सरकार भी थी। नहीं, उसके बाद के टकराव नहीं था, मैं कह रहा हूं। उसके बाद 5 साल, पुराना जी के टाइम नरसिम्हा राव सरकार 5 साल का काम बड़ा रहा। लेकिन जो शीला जी को याद करते, तो आज ये मौका रेखा जी के पास है कि केंद्र सरकार उनके साथ है, प्रधानमंत्री का उन पर भरोसा है, प्रधानमंत्री ने उन्हें चुना एक तरह से, तो वो चाहेंगे आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई काम हो, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा तो होता नहीं है ना, इतनी शराफत से कि केवल जनता का काम हो। मैं कह रहे उसको काम को करें, लेकिन प्रायोरिटी वो ना रखे। जब तक विरोधियों की, मेरे शब्दों के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन विरोधियों की नींद समेट जाए, जब तक हराम ना हो तब तक केवल काम का मजा कैसे आए किसी भी पॉलिटिशियन को। मेरा सवाल यह है कि अब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, चाहे शराब घोटाले की बात हो, क्या रिपोर्ट की बात हो, या फिर अभी उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक की मैंने सारी रिपोर्ट ले ली है, 1 हफ्ते के अंदर उसका पूरा आकलन किया जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपना जवाब दूंगा। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की चुनौती यहां से और बढ़ेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिन्होंने खाया है उन्हें लौटाना, जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा और सारी जांच होंगी। तो जांच तो होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अब इतना बड़ा आपको मैंडेट मिला है, आप 48 सीटें आपको मिली है, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, तो आप सिर्फ इसमें अपना समय और एनर्जी व्यस्त मत कीजिए कि कितने करप्ट क्या है। आपकी प्रायोरिटी ये है कि जनता को जो आपने प्रॉमिस किया, आपने जनता से कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे, 25 रुपए महिलाओं को देंगे, यमुना साफ होगी, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे, 7 पोषण किट देंगे, आप जो
जो बुजुर्ग है रिटायर, उनको 25 रुपये पेंशन करेंगे, तो मुझे लग रहा है आपको डिलीवरी बहुत फास्ट करना पड़ेगा। जनता ये उम्मीद कर रही है कि केजरीवाल को 10 साल दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से दिए कि केजरीवाल ने जो जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे, और केजरीवाल फ्री बिजली और पानी के आगे नहीं बढ़े। कैसे दिए जाएंगे ये भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ने बोल दिया था कि 8 मार्च को महिला दिवस पर 25 रुपए महिला को दिए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थी, उनका कमिटमेंट था नहीं था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कमिटमेंट दिए उस कमिटमेंट में दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि वोट उनके नाम पे, उनके कमिटमेंट पे, उनकी गारंटी पे पड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित करेंगे कि फंड की दिक्कत ना है, जो उन्होंने वादे करे जनता से कम वो समय रहते डिलीवर हो। और जहां तक जांच की बात है, तो मैं आपको 2-3 घटनाएं याद दिला देता हूं। जब दिग्विजय सिंह के 10 साल की सरकार के बाद 2003 में उमा भारती की सरकार आई थी, अच्छा, तो उमा भारती का एक बड़ा बयान, जी आप अपनी बात पूरी उमा भारती का बड़ा बयान आया था कि कांग्रेस को अब नया नेता ढूंढ लेना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह अब जेल में जाएंगे, अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद 2004 से 2014 तक जब हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, जब खट्टर साहब आए तो खट्टर साहब ने भी कहा था कि हुड्डा बाप बेटे दोनों जेल में जाएंगे, अब कांग्रेस को नया नेता देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप कहो मत, अगर करप्शन किया है सारी जांच होना चाहिए, समय के अंदर जांच हो, और भ्रष्टाचार किया है उसमें कोई दो राय नहीं, करप्शन हुआ है अरविंद केजरीवाल के राज में, तो वो जांच हो, उन्हें सजा मिले। 23 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता से महिलाओं की सम्मान राशि को लेकर, महिला सम्मान योजना को लेकर आतिशी मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं। अब हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार और पुरानी सरकार के बीच की लड़ाई, और यहाँ पर आतिशी भी एक अच्छे पॉलिटिशियन का किरदार निभा रही हैं। महिला सम्मान योजना को लेकर मैं सीएम से मिलना चाहती हूं। एक राजनीतिक दांव है, उन्हें मालूम है कि देर सवेर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये स्कीम लागू करेगी, जो कमिटमेंट है उनका, इलेक्शन कमिटमेंट है। और उन्होंने पहले याद की कि जब पहली कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो आतिशी ने बयान दिया था कि मैं उम्मीद करती हूँ पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन वो नहीं पास हुआ तो उन्होंने हमला किया। बहुत जल्दी है ये कह रहे, उनको पंजाब भी याद दिलाया गया कि भाई आपने पंजाब में क्या किया। अब वहां 2 चीजें हैं, आम आदमी पार्टी के अंदर का भी अपना आंतरिक संघर्ष है। आतिशी लीड लेना चाहती है क्योंकि लीडर पोजीशन का भी फैसला होना है कि गोपाल राय बनेंगे या आतिशी बनेंगी, ये फैसला आम आदमी पार्टी करेगी। तो आतिशी अपने को फोरफ्रंट में रखना चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी की होलसोल नेता हुआ है। लेकिन आतिशी को भी तो ये करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही कहा होगा, या खुद वो अपने आप ये फैसला ले रही है, या खुद समय मांग रही है? खुद भी कर सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल कहें या ना कहें, अब इस फैसले का विरोध कर सकते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो अभी कोप भवन में भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो अरविंद केजरीवाल को नॉट रिचेबल है। मुझे लगता है कि ये फैसला, मेरा अनुमान है, मतलब मेरा कोई जानकारी नहीं है, कि आतिशी ने अपनी पहल पे किया है। अच्छा। तो उसका कारण है, एक तो इनकम्बेंट, मतलब वही मुख्यमंत्री थी इसके पहले, रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री है, तो कंटिन्यूटी में उनको लगा कि एक पहल करें हम। उन्होंने पहले बयान दिया, बयान के बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब इस पर सहमति पूरी आम आदमी पार्टी की हो जाएगी, क्योंकि इसका विरोध कौन करेगा। और वहां भी इस बात को लेके आपस में एक टसल होगा जरूर कि लीडर अपोजिशन कौन बने, क्योंकि लीडर अपोजिशन आतिशी बनेंगी, मुख्यमंत्री वो थी आउटगोइंग, लेकिन वरिष्ठता में गोपाल राय भी हैं, तो दलित भी बन सकता है। अब वो तो निर्भर करता है किसको बनाए, पार्टी किसको बनाए, उनके अरविंद केजरीवाल जो है। नहीं, मैंने तो जिस सवाल के साथ ये हिस्सा शुरू किया था कहानी कुर्सी का, कि जो कैग रिपोर्ट आएगी तो क्या ये अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगी? इसमें किसी ने कोई दूसरा मत नहीं रखा। मुश्किल बढ़ने जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब कैग रिपोर्ट खुलेगी तो कैग रिपोर्ट में क्या होगा, उसमें आंकड़े होंगे। अभी तक जो सारे आरोप थे वो आरोप पॉलिटिकल बयानबाजी, जब कैग रिपोर्ट आती है उसका एक आधार बन जाता है। देखिए, बोफोर्स का पूरा मुद्दा कैग रिपोर्ट के आधार पर रहा, आपका कोयला घोटाला जो या 2G सब पर कैग रिपोर्ट का बेस है। चुनाव के पहले कैग रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हुए थे, उसी पे तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना घेरा था। तो कैग रिपोर्ट एक बेस बन जाती है, एक आधार बन जाती है, उसमें एक एजेंसी की, एक संस्था की रिपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक बात। तो एक तरफ जहां सरकार अपना काम कर रही है, वहीं विरोधियों का काम कैसे बिगड़े वो तो रिपोर्ट खुलने के बाद पता चल ही जाएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और अब चर्चा होगी संघ की, प्रधानमंत्री मोदी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। 100 साल पहले आरएसएस की नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के 100 साल पर जमकर तारीफ की। मोदी ने आरएसएस को खुद की प्रेरणा बताया और कहा कि आरएसएस के चलते ही देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला। आरएसएस आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। आप सुने क्या कहा गया।
आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पिछले बहुत वक्त से लोग ये अटकलें लगा रहे थे। समीर जी ये कह रहे थे कि क्या संघ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई दूरियां आ गई हैं? क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री के बीच में क्या कोई दूरियां आ गई हैं? और खास तौर पर 2024 के चुनावों के वक्त ये बातें सबसे ज्यादा चर्चा में लाई गई थी, जब जेपी नड्डा जी के एक बयान को भी चर्चा का केंद्र बनाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री का मंच से खड़े होकर यह कहना कि जो कुछ हूं मैं संघ की वजह से हूं, प्रेरणा का स्रोत संघ है, राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा संघ के वजह से आई है, ये बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आज मैं जो कुछ भी राजनीति में वो संघ के कारण हूँ। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और संघ को उस समय बने हुए 75 साल हुए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री रहूं ना रहूं, संघ का स्वयंसेवक तो मैं ताउम्र अंतिम समय तक रहने वाला हूं। और उस समय भी ये कहा जाता था कि संघ के बीच में और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में मतभेद आ गए हैं, संघ की सुनते नहीं अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन संघ का और अटल बिहारी वाजपेयी का, आडवाणी जी का और संघ का संपर्क कैसा रहा, बाद में भी सबको पता पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ में दायित्व उन्होंने निभा रहा है। संघ ने ही नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में भेजा, भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री बने, संघ कई राज्यों के प्रभारी बने। और जब 2014 में के चुनाव के लिए जब चुनाव प्रचार अभियान की कमान किसके हाथ में होना चाहिए, गोवा में जब बैठक हुई थी, तो उस समय जब आडवाणी जी भी नाराज हो रहे थे, तब संघ ही था जिसने कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार अभियान संभालेंगे। संघ का और मोदी का संबंध बहुत लंबे समय से रहा है और जितने भी नेता रहे सब संघ से जुड़े हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपने संबंधों को बताया है संघ के साथ, और लगातार जिस तरीके से कुछ ऐसी खबरें प्लांट की जाती थी कि भाई मोदी जी संघ की नहीं सुनते, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच दुराव आ गया है, यह बताता है कि नरेंद्र मोदी का संघ के प्रति। जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया था वो कोई प्लान तो नहीं कर सकता। नहीं, वो तो खबर माफ कीजिएगा, लेकिन वो बयान तो उन्होंने खुद ही नहीं दिया था। देखिए, वो उन्होंने बयान दिया। उसके बाद जब केरल में संघ की जब बैठक हो रही थी, संघ से पूछा गया था सुनील अंबेडकर जी से, तो सुनील अंबेडकर जी ने कहा यह परिवार का मामला है, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर चर्चा हुई है और आगे भी होती रहेगी। देखिए, नड्डा जी का बयान था, उस बयान को यह मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच अब दूरी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बयान के बाद लोकसभा चुनाव के समय वो बयान दिया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव रहे और अभी दिल्ली का चुनाव हुआ। सब जगह संघ ने जहां संभव हुआ और जितना संभव हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर मदद की है। संघ और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हो सकते। और जब मुख्यमंत्री भी चुने जा रहे हैं विजय जी, तो इसी आधार पर चुने जा रहे हैं कि आपका संघ का एबीवीपी का कनेक्शन क्या है। पहला तो यही है ना, संघ कनेक्शन है या नहीं है? संघ महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब संघ और बीजेपी को अलग अलग देखना मुझे तो नहीं समझ में आता कि किस तरह से हम चर्चा करते हैं। नड्डा साहब का बयान भी महत्वपूर्ण है। नड्डा साहब ने जिस तरह से बयान दिया उस समय बहुत सारी चर्चाएं हुई। स्वाभाविक है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो भी विवाद का कारण बना। लेकिन एक रिश्ता है संघ और भारतीय जनता पार्टी का, एक रिश्ता संघ और नरेंद्र मोदी का है जी, ठीक है। तो संघ और नरेंद्र मोदी का रिश्ता संघ और भाजपा के रिश्ते से भी बड़ा है,
क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी है, जैसे वो खुद भी कहते हैं, वो संघ के उनका प्रचारक वो रहे, personal तो प्रचारक के तौर पर भी वो oriented, नहीं, वो बयान प्रचारक था। के तौर पर भी उन्होंने बड़ा लंबा समय वहां पर निकाला है। तो उस विचारधारा के साथ वो चलते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। संघ कुछ बीच में कुछ कोशिश होती रही कि लगे कि भाई बीजेपी भी अपने आप में मजबूत संगठन के तौर पर आ रही है, और परिवार में भी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा लगता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो नहीं है। और जैसे अभी समीर जी ने जिक्र किया, जितने राज्यों के चुनाव हुए, खासतौर से अभी महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और दिल्ली के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये मुख्यमंत्री के चुनाव में भले ही फैसला प्रधानमंत्री जी का है कहेंगे, लेकिन संघ की भूमिका भी अहम रही है। बल्कि उससे आगे जो मंत्रिमंडल का में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, यदि उसमें भी आप देखेंगे थोड़ा सा बारीकी से, तो वहां भी संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन 2024 के चुनावों के पहले जो नड्डा साहब का बयान आया, उसके बाद एक और बड़ा मौका मैं आपको बता रहा हूं कि अभी 30 मार्च को गुरु पड़वा है, जो नया साल हिंदू कैलेंडर का शुरू होता है, और हेडगेवार जो संघ के प्रमुख हैं उनका जन्मदिन भी होता है। उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है महाराष्ट्र में, माधव चिकित्सालय का, उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। और भूमि पूजन में ये मौका होगा जब सरसंघ चालक यानी मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री दोनों एक मंच पर होंगे। बहुत लंबे समय बाद हो रहा है। यदि आप पहला मौका भी देखें पिछला, तो वो जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन वो मंच नहीं था, वो एक पूजा का कार्यक्रम था। उसमें बड़े लंबे समय बाद प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक एक मंच पर एक साथ होंगे और भाषण भी दोनों लोग दे रहे हैं। कार्यक्रम था, अब ये आरएसएस का कार्यक्रम था। देखिए, संघ और भाजपा का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता है। संघ मातृ संगठन है, भाजपा उसकी संतान है, और यही रिश्ता संघ और मोदी जी का भी है। मोदी जी भी उसी से निकले हैं, खुद ही मान रहे हैं। मेरे प्रेरणा की पुंज है। लेकिन कई बार अक्सर होता है कि बेटा माँ से रूठ भी तो जाता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है, और जब कई बार माँ कहती है ऐसे करो, बेटा कहता नहीं मैं समझदार हो गया, मुझे अपने हिसाब से करने दो काम। ऐसा नहीं कि माँ बेटे के बीच में झगड़ा हो गया, रिश्ता नहीं खत्म होता, लेकिन वो रहता है। तो जो नड्डा जी का बयान था, वो चाहे अटल जी की बात कही इन्होंने या मोदी जी की, जब प्रधानमंत्री बन जाता है कोई नेता संघ से जुड़ा हुआ, तो प्रधानमंत्री को संविधान के हिसाब से देश चलाना होता है, और बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो शायद संघ ना भी पसंद करे, क्योंकि वो व्यवस्था होती है, उसके तहत जो काम करना होता है। और संघ कुछ चीजें अपने ढंग से निर्देशित करने की कोशिश करता है। और जब कोई प्रधानमंत्री, चाहे अटल जी हो और चाहे मोदी जी हो, जब वो उसके लिए इनकार करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो संघ को लगता है कि ये हमारा बेटा जो है हमसे ज्यादा बड़ा हो गया है। और तब ऐसी स्थिति में नड्डा जैसा कोई अध्यक्ष कोई बयान ये देता है कि भाई आप माता जी तो हो, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, बताने के लिए। लेकिन रिश्ता नहीं खत्म होता है। और उसके बाद फिर माँ का बयान आता है कि बेटा दूध तो मेरा ही पिया है तुमने। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने को देवता मान ले, कोई ये मान ले, वो सभी आया पब्लिक डोमेन में। तो ये खट्टे मीठे बयान के बाद अब सारी चीजें नहीं, ये तो उसके पहले ही खत्म हो चुका है। ये बयान जो प्रधानमंत्री जी का आया है, ये संकेत देता है कि संघ और बीजेपी की या मोदी जी और संघ की तलखी खत्म हो चुकी है। पिछले 10 साल में पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री ने संघ के बारे में इतना विस्तृत रूप से बोला, संघ और अपने रिश्ते के बारे में बोला। हाँ, तो एक लाइन में जोड़ दो, और वो भी 100th ईयर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, एक लाइन चलिए कि प्रधानमंत्री ये संकेत इस बात का है कि अब दोनों की तलखी खत्म हो चुकी है। संघ जो 2024 के चुनाव में जो असहयोग कथित रूप से संघ ने किया होगा या किया था, उसकी भरपाई 3 विधानसभा चुनाव में कर दी संघ ने ना, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दिल्ली में। मतलब मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये रिश्ता अटूट है, उसमें कोई अब इफ एंड बट नहीं है। मुझे रिश्ता क्या कहलाता है? एक लाइन जोड़ देता हूँ। जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी, जब बहुत संकट में थे, उस समय संघ उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी बने रहेंगे। तो संघ और मोदी का संबंध और लेकिन समीर, ये भी सच्चाई है कि गुजरात के संघ के नेता बहुत परेशान भी रहते थे। आप याद करिए 2008 का चुनाव, केशुभाई पटेल का पूरा ग्रुप जो है अलग हुआ था, 2007 का चुनाव। क्योंकि हर एक कहानी बताती। लेकिन एक बात बस कर दूं कि संघ और मोदी जी या संघ और बीजेपी के रिश्ते में ये देखना कि वो अलग हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, ये तो बेकार की बात है। थोड़ी बहुत तनातनी ये सब होती रहेगी मुद्दों को लेके, लेकिन रहेंगे। एजेंडा आखिर संघ का ही तो पूरा कर रहे हैं ना। राम मंदिर का एजेंडा किसका था? संघ का। 370 का एजेंडा किसका था? संघ का। ट्रिपल तलाक का एजेंडा किसका था? संघ का। यूसीसी का एजेंडा किसका है? संघ का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मुख्य रूप से जो एजेंडा लागू कर रही है वो तो संघ के एजेंडे हैं। कार्यप्रणाली को लेकर के हो सकता है कुछ चीजें संघ कुछ जल्दी चाहता हो, जैसे 2019 के पहले संघ का दबाव था कि राम मंदिर का फैसला हो जाए, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी नहीं हो सकता, समय पे होगा।
तो समय पे हुआ, 2020 में हुआ, 2019 के चुनाव से पहले नहीं हुआ। जी। तो ये सारी चीजें होती हैं आपस में कार्यप्रणाली को लेकर। देखिए विनोद जी ने कहानी का सार बता दिया, इसलिए मैं अब अगली कहानी पिक करने जा रही हूं। अगली कहानी है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज एक ऐसी घटना घटी जिससे आम आदमी हर रोज गुजरता है, हो सकता है आप भी गुजरे हो। दरअसल मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया में टूटी हुई धसी हुई सीट अलॉट हो गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की सेवाओं पर सवाल उठाया। विमान की सीट की खराब स्थिति पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने बकायदा एक पोस्ट लंबा चौड़ा लिखा और उसके बाद यह भी कहा कि सीट टूटी हुई थी। आसपास बैठे हुए यात्रियों ने कहा कि आप हमसे एक्सचेंज कर लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर यह भी कहा कि जो मैनेजमेंट है उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, भाई ये सीट टूटी हुई है, इसे ना बेचा जाए। लेकिन ना सिर्फ उस सीट की बिक्री की गई बल्कि और भी ऐसी सीट जो खराब हालत में है, खस्ता हाल में है, विमानन कंपनी ने उसे भी बेचा। क्यों करते हैं ऐसा? और ये तो मैं फिर दोहराती हूं, आज सुबह से लगातार जितनी बार इस खबर पर डिस्कशन हुआ, जितनी बार मैं दर्शकों के सामने विजय जी ये खबर रखी, बार बार ये कहा ये तो चलिए मंत्री जी थे, मंत्री जी ने पोस्ट डाल दिया तो इतना हल्ला भी हुआ होगा। इस वक्त एयर इंडिया कंपनी में भी इस चीज को लेकर कमेटी बैठा दी गई होगी जांच के लिए। हमारे जैसे रोजमर्रा में लोग इतने ट्रैवल करते हैं, कितनी असुविधा होती है। कभी एयर फेयर बेतहाशा बढ़ा देना, कभी फ्लाइट का कैंसिल हो जाना, जब मना है तब फ्लाइट कैंसिल कर दिया, जब मना है आपने रीडायरेक्ट कर दिया। आप जरा सोचें आम जनता कितनी बेहाल होती होगी। मुझे इस खबर में एक तो अचरज केवल इतना सा ही लगा कि इतने बड़े मंत्री हैं शिवराज जी और पार्टी के भी बड़े नेता हैं। आजकल तो इतने बड़े, उनसे तो बहुत छोटे कद के नेता भी चार्टर्ड फ्लाइट में चलते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर फ्लाइट में गए थे, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद उन्होंने उसकी शिकायत की कि क्या हो रहा है, तो ये भी लोगों तक पहुंचा होगा। हालांकि एविएशन मिनिस्टर को उन्होंने टैग नहीं किया, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ केंद्रीय मंत्री हैं तो वो तो सीधे ही सिविल एविएशन मिनिस्टर को बात करते कि भाई ये क्या है, इसके लिए ट्वीट की जरूरत नहीं थी। अच्छा, कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया तो वो बिजनेस क्लास में रहे होंगे। हम सब लोगों की परेशानियां भी सामने आई कि भाई इस तरह से परेशानी हुई। और जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाए, तो पिछले दिनों महाकुंभ के दौरान जो एयर फेयर बढ़े उसमें मुझे लगता है जो हवाई जहाज में गया वो हवाई चप्पल लायक ही रह गया। समझे? तो उस पर कोई देखने वाला नहीं रहता है कि सरकार क्या नियंत्रण कर रही है कि नहीं कर रही है। कैंसिलेशन की स्थिति ये है, सच बता रहा हूं मैं आपको, कि जो इलाहाबाद और उसके आसपास की जितनी फ्लाइट्स थी जी, सिविल कंपनी, ये एविएशन कंपनीज ने जो हवाई जहाज चला रही हैं, उन्होंने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल करके प्रयागराज पर लगा दी। और जो उस एयरपोर्ट की क्षमता भी नहीं थी उतनी, उसकी क्षमता नहीं थी, लेकिन वो पैसा उनका बढ़ता जाए, किराया बढ़ता जाए। ये देखिए ना, मैंने इसलिए एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लिया। हालांकि सुबह भी मैंने खबर पढ़ी थी, पर मुझे लगा मैं रिकन्फर्म कर लूं। उन्होंने इतनी लंबी बात में केवल टैग एयर इंडिया को किया, एविएशन मिनिस्ट्री को भी इसमें टैग कर देना चाहिए था। बिल्कुल, मंत्री को ये वो टैग कर देना तो अलग बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ केंद्रीय मंत्री को अपनी सरकार के मंत्री से सीधे बात करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि उसी का जवाब दे रहा हूँ, विजय जी जो कह रहे हैं वो लिखे, उसको बात तो करें। का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अब पहले अगर सिविल एविएशन मिनिस्टर तो ज्योतिराज सिंधिया थे, मध्य प्रदेश से आते हैं, शिवराज जी के संबंध अच्छे। अगर अभी शिवराज सिंह ज्योतिराज सिंधिया के बाद अगर सिविल एविएशन होता तो शिवराज सिंह चौहान ट्वीट नहीं करते, वो तो सीधा फोन करते हैं। इनको भी कर सकते हैं, जो तेलुगु देशम के मोहन रेड्डी जो है नायडू के पास जो है, राम मोहन नायडू के पास है। मुझे लग रहा है कि उनको उन्होंने जरूर मैसेज किया होगा। कैबिनेट मंत्री है। एक छोटी सी सर खबर है, अब उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो शिवराज जी ही जाने, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया। वो अच्छा किया। हमें ये खबर पता चली और उन्हें भी ये पता चला कि बाकी लोग भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। जाके पैर ना फटे भी भाई, इससे ये समझ में आता है जाके पैर ना फटे भी भाई, वो का जाने पीर। मतलब वो सीट किसी सामान्य व्यक्ति को भी अलॉट हो सकती थी और वो उसका तो बेचारे का कुछ सुनता ही नहीं। जल्दी से अगली खबर ले लेती हूँ सर, वो भी शिवराज सिंह चौहान से ही जुड़ी हुई है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज किसानों की केंद्र सरकार के साथ बैठक होनी है। चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान शामिल होने जा रहे हैं और ये उसी ट्रैवल के दौरान की पूरी घटना है जो उन्होंने फेस की। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित की गई है ये मुलाकात और इससे पहले 14 फरवरी को बैठक चूंकि बेनतीजा रही थी, इसलिए इस बैठक को लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि डेडलॉक खत्म हो। क्या डेडलॉक खत्म होगा विनोद जी? देखिए, डेडलॉक खत्म कैसे होगा? मूल मांग है एमएसपी की कानूनी गारंटी। जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी यही मूल मांग थी, अभी भी वही मूल मांग है और उसके लिए उसका फैसला भारत सरकार के
प्रधानमंत्री जी को लेना है। वो कृषि मंत्री के बस की बात नहीं है। याद करिए नरेंद्र सिंह तोमर कितनी बैठकें कर चुके थे, 18-20 बैठकें की थी उन्होंने। लेकिन तोमर जी के कम्युनिकेशन का और शिवराज जी के कम्युनिकेशन अनुभव का उनका नहीं, बात कम्युनिकेशन की नहीं है, बात है फैसले की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि तीनों कानून वापस होंगे, तब किसानों का उठे। फैसला तो प्रधानमंत्री ने लिया था, तोमर जी नहीं ले सकते थे फैसला, वो जो प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। ये फैसला भी एमएसपी की कानूनी गारंटी का फैसला प्रधानमंत्री जी को ही लेना है, और जब तक प्रधानमंत्री जी इस पर सहमत नहीं होंगे, ये शिवराज जी की कुशलता इस पर निर्भर करेगी कि वो किसानों की बात को प्रधानमंत्री जी को कन्विंस कैसे करें और कैसे एक बीच में पुल का काम करके इस मसले का हल निकालें। ये वहां से उनकी कुशलता साबित होगी, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना है। ठीक, अब हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बात होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रहे सवालों पर। क्या ये कमान वसुंधरा राजे को दी जा सकती है? क्या ये कमान निर्मला सीतारमण को दी जा सकती है? और ये दो नाम मैं क्यों ले रही हूं? क्योंकि दोनों ही नाम महिला चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पार्टी का अब बदलना है ही। कब तक एक्सटेंशन होगा, नया तो चेहरा देना ही होगा पार्टी को। तो क्या महिला मुख्यमंत्री के बाद महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलने जा रही है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात बीजेपी की, बीजेपी में नए अध्यक्ष की तलाश हो रही है। जेपी नड्डा के बाद किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या इस बार बीजेपी के अध्यक्ष कोई महिला होगी? क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है? वसुंधरा राजे को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें ये हैं कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी जा सकती है। इस जिम्मेदारी से पहले वसुंधरा राजे राजसमंद में चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। वसुंधरा राजे कुछ भी जब नया करने के लिए जाती हैं तो वो चारभुजानाथ जी का दर्शन जरूर करती हैं। इसलिए ये अटकलें और ज्यादा गर्म हो गई कि क्या बड़ी जिम्मेदारी यही है? क्या कुछ नया जो करने जा रही हैं वो यही तो नहीं है कि बीजेपी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? परिवर्तन यात्रा हो या स्वराज संकल्प यात्रा, समीर जी आप ही से चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। उससे पहले वसुंधरा जी क्या कह रही है, पहले वो सुना देते हैं। जो भी अच्छा काम होता है वो यहीं से शुरू करती हूँ मैं। आप हमेशा देखा जब 20 साल पहले की बात थी, यहाँ से ही शुरू की परिवर्तन यात्रा, और मैं इनको जब भी मैंने कुछ मांगा उन्होंने हमेशा दे दी। और मैं इन सब को कहने वाली हूँ जो परिवार के लोग हैं। तो वो कह रही जब भी कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ तो मैं यहाँ दर्शन करने जरूर आती हूँ। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा काम ऐसा तो नहीं है कि मुखिया की कमान मिलने जा रही है, और क्यों नहीं, ये इसके पीछे कारण भी है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ राज्यों में जो चुनाव जीते हैं उसमें महिला की बड़ी भूमिका थी। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ, फिर आप हरियाणा की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, महिलाओं की भूमिका थी। अब महिला मुख्यमंत्री भी दिल्ली के पास है। देखिए वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्रियों की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 5 ही महिला मुख्यमंत्री हुई अभी, रेखा गुप्ता को मिलाकर। पहले अगर आप देखेंगे तो सुषमा स्वराज रही, उसके बाद आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे और उमा भारती रही, उसके बाद आनंदी पटेल रही और भी रही है। और अगर 3 राज्यों में अगर देखें जहां बड़े लीडर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 15 साल रहे, उन्हें वहां का स्पीकर बना दिया गया। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भजनलाल को बना दिया, लेकिन वसुंधरा राजे के पास फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। तो हो सकता है मार्च महीने में 8 तारीख को उनको अच्छी खबर मिले, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस भी आता है और 8 मार्च को वसुंधरा का जन्मदिन भी आता है। तो 8 मार्च को ये 72 साल की कंप्लीट हो जाएगी। अच्छी खबर तक आशय क्या है? तो मुझे अगर पार्टी में चर्चा चल रही है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है 8 मार्च को वसुंधरा को दोहरी खुशी मिल सकती है, एक जन्मदिन की भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी। लेकिन मुझे फिलहाल वसुंधरा को लेकर थोड़ी संभावना मुझे अगर कम लगती है कि वसुंधरा को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई। एक तो उम्र का हो गई, 72 साल की उम्र के बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो 75 साल का रिटायरमेंट का है, इस एज में प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए किसी भी राज्य में अगर प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं या मुख्यमंत्री बना रहे हैं या केंद्र में मंत्री या बड़े पद दे रहे हैं, तो युवा नेतृत्व को ज्यादा तय कर रहे हैं कि जो लंबे समय तक पार्टी को अपनी सेवाएं दे सके। तो 72 साल की वसुंधरा होने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए
उसके अलावा कई और पद है पार्टी के अंदर। खाली उम्र रोड़ा है या कोई और भी रोड़ा है? नहीं, उम्र का तो कारण है। बाकी मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संघ के साथ जो सहजता का संबंध होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वह संबंध सहज संबंध वसुंधरा के नहीं रहे। वसुंधरा का कार्यकाल जो रहा भी हम सामने रख रहे हैं, दोनों पे ही विजय जी आप अपनी राय रखें कि क्या केवल एक उम्र का रोड़ा है या फिर वो जो सहजता की जो थोड़ी सी कमी अभी जो समीर जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे वो है, या फिर जो दूसरा विकल्प है दक्षिण भारत से आने वाली निर्मला सीतारमण जो अभी केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए अभी जरूरत क्या है, किस बात की जरूरत है, मतलब नाम तो क्या तय होगा, नाम तो वहाँ पार्टी तय करेगी, प्रधानमंत्री जी और संघ के साथ बैठक करके जो भी तय होगा वो होगा। लेकिन अभी जरूरत है 2029 का चुनाव। अब जो अध्यक्ष होंगे वो 2029 तक चलेंगे, वो एक्सटेंडेड पीरियड के साथ। भले ही उनका कार्यकाल 28 में खत्म हो रहा होगा, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदारी होगी उसकी 29 के चुनाव की जिम्मेदारी होगी। और 29 का चुनाव क्या है? 2029 का चुनाव 2029 का चुनाव है नारी वंदन अधिनियम के एग्जीक्यूशन का चुनाव, बिल्कुल, जिसमें 33% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। तो क्या पार्टी उस लेवल पर, उस स्तर पर सोच रही है? क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली कि संघ ने अलग अलग स्तर पर पिछले 2 साल से 3 साल से जो फीमेल लीडरशिप है उसको तैयार करने की एक बड़ी तैयारी की है। वो लगातार उस एक्सरसाइज में चल रही है कि देश भर में कम से कम 500 कैंडिडेट्स तो हो फीमेल जो खड़े हो सके, तो वो उस तैयारी में चल रही है। तो इसलिए संभावना बनती है। और वैसे भी 45 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को खुद को बने हुए, यदि उसके ओल्डर वर्जन जनसंघ को छोड़ दिया जाए तो 45 साल में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। यदि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती हो तो इस पर सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन जो बात कही गई कि वसुंधरा जी का उम्र का एक रोड़ा है, ये एक एक्स्ट्रा कारण है। उससे पहले वाला कारण उनकी सहजता है। प्रकट कारण हो सकता है, प्रकट कारण हो सकता है। अप्रकट कारण सहजता। दिल्ली उनके लिए हमेशा ही दूर बनी रही है, समझे, खासतौर से मौजूदा नेतृत्व में वसुंधरा जी के साथ सहजता। लेकिन प्रधानमंत्री जी को आप एक बात समझिए, इसी में आप जोड़े ना सर कि जो भी अध्यक्ष होता है उसका पार्टी के साथ भी और संघ के साथ भी समन्वय अच्छा होना चाहिए। जी नहीं, मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, वही तो सहजता नहीं है वो है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जितना मैं समझता हूँ वो सब कारणों को छोड़कर पार्टी को प्रमुखता देते हैं। यदि उनको लगता है कि पार्टी के लिए, देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, महिला पूरे मूवमेंट के लिए जरूरत है, तो वो भले ही उनसे सहज नहीं हो, मैं ये नहीं मानता कि वो उनके साथ रिश्ते में सहज है आज की तारीख में, लेकिन वो उसको अच्छा है, हाँ, तो वो इस पर भी फैसला कर सकते हैं। इसलिए ये कारण नहीं होगा यदि फैसला नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या तय हो रहा है, और जैसे अभी तक हुआ है वो जनरेशनल चेंज पर चल रही है पार्टी, तो मुझे लगता है 50, 55, 60 से नीचे का ही कोई अध्यक्ष होना चाहिए। उनकी अभी तक की जो पार्टी का जनरेशनल चेंज चल रहा है लीडरशिप का, देखिए ये दोनों नाम सर, निर्मला जी भी और देखिए निर्मला जी, वसुंधरा जी, दोनों नाम अच्छे नाम हैं। और निर्मला जी वित्त मंत्री हैं लगातार, और वसुंधरा जी तो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन आप देखिए हर मामले में ये देखा जा रहा है कि संघ की पृष्ठभूमि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विद्यार्थी परिषद से उनका जुड़ाव रहा है, जो भी पदों पे मंत्री आ रहे हैं, तो क्या भाजपा अध्यक्ष गैर संघ की पृष्ठभूमि का होगा, ये एक प्रश्न है। और निर्मला जी के साथ, संघ के साथ आपका समन्वय निर्मला जी की पृष्ठभूमि संघ की नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और उस समय उसी दौर में भी पढ़ता था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। वो जिस संस्था से जुड़ी हुई थी फ्री थिंकर से, वो एक अलग तरह का डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था स्टूडेंट्स का, उसका संघ से एबीवीपी को लेना देना नहीं था। बाद में बीजेपी में आई, बीजेपी की राजनीति में आगे बढ़ी वसुंधरा जी का। लेकिन पारिवारिक विदेश मंत्री भी वहां से पढ़े हुए हैं, तो सरकार में है, सरकार में ना पार्टी अध्यक्ष की बात हो रही है, पार्टी अध्यक्ष की बात हो रही है। वो यूं तो बहुत सारे अश्विनी वैष्णव कौन सा संघ के हैं, वो अलग बात है। मैं पार्टी अध्यक्ष, जब आप हर जगह संघ की पृष्ठभूमि, आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जिक्र किया, हाँ, विदेश मंत्री भी, विदेश मंत्री हमसे पहले थे, थोड़ा सा सीनियर थे, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं किया। निर्मला जी कंटेम्प्रेरी थी उसी समय जब हम लोग थे। खैर, मैं ये कह रहा था कि तो आप एक तरफ ये बात हो रही है, ये जरूर है कि अध्यक्ष जो भी बनेगा उसमें संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति, दोनों की सहमति से बनेगा। ये नहीं होगा कि किसी एक को दरकिनार कर दिया जाए, और कभी पहले भी नहीं हुआ, पहले भी। तो फिर मैं फिर इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये ऐड कर देती हूँ, तो फिर संघ के लिए वसुंधरा ज्यादा बेहतर विकल्प है या निर्मला सीतारमण ज्यादा बेहतर विकल्प? देखिए संघ की जहां तक बात करें, संघ को हमसे बेहतर हमारे दोनों मित्र जानते हैं। वसुंधरा जी का बड़ा गहरा संबंध पारिवारिक रहा है संघ के साथ, क्योंकि राजमाता विजयराजे सिंधिया जो है जी, वो भले
पहले कांग्रेस में थी, बाद में वो कांग्रेस छोड़ के आई और जनसंघ के ज़माने में रही, लेकिन संघ के नेताओं से, संघ के पदाधिकारियों से और संघ की बहुत मदद भी की उन्होंने एक समय में, जब प्रचार में। और वसुंधरा जी उसी पृष्ठभूमि से आती हैं, उसी उसमें पली बढ़ी हैं। तो इसीलिए जो उनकी असहजता की बात की जाती है या कई बार उनके स्वभाव की बात की जाती है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, एक तो राज परिवार से हैं वो, दूसरा जो विजयराजे सिंधिया जी की विरासत उनको मिली है, वो विरासत माधवराव जी को नहीं मिली थी, विरासत वसुंधरा जी को मिली थी। माधवराव जी की अपनी विरासत उन्होंने कांग्रेस में जाके बनाई थी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसको चला रहे हैं आगे। तो उस नाते भी वसुंधरा जी का थोड़ा सा एक स्वभाव, एक अक्खड़ स्वभाव उनका माना जाता है। लेकिन एक बात भी जरूर है, उम्र का एक जरूर मुद्दा है। अदरवाइज एक महिला मुख्य अध्यक्ष के रूप में अगर तय करना होगा तो शायद सबसे बड़ी चॉइस वही होगी। सुषमा स्वराज को इसलिए नहीं बनाया था, याद करिए, बहुत नाम चला था सुषमा जी का एक समय अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन वो भी संघ पृष्ठभूमि की नहीं थी, तो वो एक आड़े आ गया था उनके। तो आप इन दोनों में से आप सभी के लिए सर मुझे अगली खबर भी एक लाइन बोल देता हूं। बस वसुंधरा के संबंध संघ से इतने कटु रहे हैं कि 10 साल तक संगठन महामंत्री राजस्थान के अंदर नहीं दिया था वसुंधरा के कारण। प्रकाश जी आखिरी संगठन महामंत्री हुए थे, उसके बाद 10 साल 12 साल बाद चंद्रशेखर को भेजा गया था। मतलब संघ ने कह दिया था कि वसुंधरा के रहते हम संगठन महामंत्री देने नहीं वाले, और 10 साल राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश रहा जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री नहीं था। तो संगठन कारण नहीं, वसुंधरा दखल नहीं पसंद करती थी संगठन जो अब चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या होगा नहीं होगा ये तो अब पार्टी ही तय करेगी, लेकिन हम सभी समीकरणों पर चर्चा कर सकते हैं। एक खबर और है, ये खबर 60 समंदर पार से है, ये खबर डॉज की है, ये खबर यूएसएड की है। क्या अमेरिका में नरेंद्र मोदी को हटाने की साजिश हुई थी? क्या बांग्लादेश की तरह ही एक ऑपरेशन नई दिल्ली में भी चलाया जाने वाला था? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से 182 करोड़ भारत भेजने की डील हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ये पैसा भारत आ जाता तो क्या उसे नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता? नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन इस दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स को क्यों झूठा बता रही हैं? क्या नैरेटिव उनके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए तमाम बातें कही जा रही है। हम जल्दी से इस पर कर लेते हैं चर्चा। और विजय जी, आपसे इस चर्चा को शुरू करते हुए, तख्ता पलट करने के लिए कोशिशें तो होती हैं और इसके लिए फंडिंग भी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में कैसे रातों रात शेख हसीना चली गई। और उसमें भी मैं जो डिटेल लेकर आई हूं, $21 मिलियन बांग्लादेश में गया, और अचानक से शेख हसीना रातों रात इनका तख्ता पलट कैसे हुआ, वो सब हमने खुद ने चर्चा की थी यही कहानी कुर्सी की में। रिजीम तो चेंज हुआ और बिना चुनाव के हुआ, तो ऐसा तो हम इसे बरकरार नहीं किया जा सकता ना कि ऐसा हो नहीं सकता। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट है अमेरिका। और अमेरिका में ये काम हमेशा ही चलता रहता है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक अस्थिरता की जाए, उनके पसंद की चीज़ें हैं कि नहीं है। बांग्लादेश ताज़ा उदाहरण है, इसलिए आप उसको इनकार नहीं कर सकते, और वो वहाँ पर हुआ। लेकिन क्या भारत बांग्लादेश है? सवाल ये है, क्या भारत में तख्ता पलट किया? बहुत बार हुआ ये कोशिश, ऐसा भी हुआ, कोशिश की पाकिस्तान की हम चर्चा करते रहते हैं, वहां पर सैनिक तख्ता पलट। ये कह रहे हैं मोदी के कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये केवल कहानियां गढ़ी जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो तो अमेरिका, इसीलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश नहीं, अमेरिका इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा ही ये कोशिश करता रहता है वहां पर जो रिजीम है वो दूसरी सरकारों को कैसे अस्थिर किया जाए, और तख्ता पलट नहीं भी किया जाए तब भी वो अस्थिर करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, और उसके लिए तमाम तरीके के रास्ते अपनाते हैं। लेकिन कितना मदद हुई, एक तो ये पूरी जो खबर है उसमें पहले चर्चा हुई कि वो 21 मिलियन जिसकी बात आप कर रहे हैं बांग्लादेश को दिया गया, उसे पहले बताया गया कि भारत को मिल गया था, तो वो भी गलत साबित हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि वो हो जाता, अब होना तो क्या होता क्या नहीं हो जाता। और एक बात समझिए, देश में अभी पिछला चुनाव हुआ है, 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इस चुनाव में, 50,000 करोड़ रुपए, उसमें 182 करोड़ का क्या मायने होता है? क्या कर सकता है 182 करोड़ से? 2029 की भी बात चल रही है ना, 2029 के लिए 182 करोड़ रुपए का ये हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 182 करोड़ रुपए भारत के लिए कोई मायने वाली बात नहीं। लेकिन वो ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका ये एक्सरसाइज नहीं करता है, और तमाम तरीके के लोगों को करता है। वो राजनीतिक दलों को करता है, वो एनजीओज को करता है, वो इंटेलेक्चुअल्स को करता है, वो और तमाम तरीके के लोगों से एक्सरसाइज करता रहता है, और वो कोशिश की गई होगी। अब भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो इस सारी चीज़ों को साफ करे कि भाई क्या ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो उसको अमेरिकी प्रशासन से भी बात करनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? क्या आप क्या देखिए, ये मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूँगा। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी इस तरह के आरोप अमेरिका पे तत्कालीन सरकार लगाती थी। जयप्रकाश जी पर खुद कहा गया था कि CIA एजेंट का लगाया गया।
उसके बाद फिर एक अमेरिकन से एजेंट की किताब आई सैमुअल हर्ष की, जिसने मुरारी देसाई पे सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि उनको, तो इस तरह के आरोप वहाँ से लगते रहे। ट्रंप साहब के बारे में मैं बताऊँ कि आप याद करिए, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ट्रंप साहब ने एक बयान दिया था कि मोदी जी ने उनसे कहा कश्मीर पर हमारी मदद कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, जिसका फिर भारत ने बहुत जोरदार खंडन किया था कि हमने ऐसा, और फिर हम सब ने, मतलब भारत के पक्ष के लोगों ने ट्रंप जी के तमाम सारे उन गलत बयानों को दिखाया था जो उन्होंने की, इनका तो रिकॉर्ड है। तो इसलिए एक तो अब ये 21 मिलियन वाला तो पहले ही साबित हो गया। 182 करोड़ की बात जो है, अगर एक बात, कोई भी विदेशी पैसा जो आता है भारत में, कोई भी एक रुपया भी, वो भारत सरकार की जानकारी में आता है, नजर में आता है, और जो भी प्रोजेक्ट के लिए आता है उसके अप्रूवल के बिना नहीं आता। ये एफसीआरए का रूल है, ये एफसीआरए का रूल है। तो चाहे 182 करोड़ हो, चाहे 21 मिलियन हो, चाहे जो भी हो, चाहे एनजीओ को आए, किसी को आए, पैसा या तो आ गया या पैसा आ रहा था जिसे रोक दिया गया, लेकिन पैसे का खेल जरूर है। और मोदी विरोधी अगर ये कहे कि कोई ऐसा खेल नहीं, केवल ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि अभी चर्चा में आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं, सालों से मुझे तो ये बयानबाजी ही खेल लग रही है भारत को अस्थिर भारत की राजनीति को अस्थिर करने की। ये भी हो सकता है। हमारे लिए आज चर्चा में बस इतना ही। कहानी कुर्सी की में सहयोग के लिए, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।